भागों में हम क्या कहेंगे, उसको बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपको समझना है। जो पहला वन क्षेत्र था उसको नाम दिया गया आरक्षित। दूसरा सुरक्षित। आरक्षित वन क्षेत्र, दूसरा सुरक्षित वन क्षेत्र, और तीसरा ग्रामीण वन क्षेत्र। ठीक, तो बेटा आपसे मालूम किया जा सकता है कि जो ये संशोधन, जो अधिनियम बनाया गया, तो जो संशोधन किया गया उसके आधार पर हम वन क्षेत्र को, भारतीय वन क्षेत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। आप याद रखेंगे कौन कौन से? आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। इन 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। अब इस क्रम के आधार पर रखिए, सबसे उच्च और सबसे महत्वपूर्ण जो वन क्षेत्र था वो आरक्षित वन क्षेत्र कहलाता। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र था। जिस श्रेणी, जिस क्रम के आधार पर ये नाम लिखे हुए हैं, ये नाम उसके महत्व को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित, उससे निम्न सुरक्षित, और सबसे निम्न कौन सा? ग्रामीण। तो आपसे जो क्षेत्र का नाम बताया गया आरक्षित वन क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र के अंतर्गत उस समय शामिल किया गया, और इस वन क्षेत्र से किसी भी प्रकार की गतिविधि मानव अपने हित के लिए नहीं दे सकता था। ना तो वो यहाँ पे पशु चारण कर सकता था, ना वो लकड़ी काट सकता था। ऐसा मान लीजिए कि इस आरक्षित वन क्षेत्र में पशु मानवों का प्रवेश क्या था? मानव का प्रवेश वर्जित था। ठीक, आपको क्लियर हो गया। और जो मनुष्य थे वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुरक्षित और ग्रामीण वन क्षेत्र का उपयोग कर सकते थे। यदि उनको मान लीजिए लकड़ी की आवश्यकता थी तो वो यहाँ नहीं जा सकते थे, आरक्षित में नहीं जा सकते थे। यदि उन्हें अपने पशुओं के चारे की आवश्यकता थी तो वो आरक्षित वन क्षेत्र में नहीं जा सकते। कहाँ? सुरक्षित और ग्रामीण, जो नीचे की 2 श्रेणियां हैं, इन 2 श्रेणियों से वो अपनी आवश्यकताओं को क्या करते थे? पूरा करते थे। और ये जो भारतीय वन अधिनियम और संशोधन किए गए, इन निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय वन सेवा की स्थापना को आप लोग जानते हैं, किसके प्रयासों से की गई, किसने की, वो भी आप जानते हैं। भारतीय अधिनियम पहली बार जो पारित किया गया, बनाया गया, उसका समय आप जानते हैं। इसमें कितने बार संशोधन किए गए? 2 बार। दोनों का समय आप लोग जानते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में ऐसे क्षेत्रों में वृद्धि करना जिसको हम वन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। कब की गई? 1906 में। कहाँ की गई? इसके आगे हम ध्यान रखेंगे लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। ये अधिनियम, ये नियम बनने के बाद लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभावित हुआ, ये मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। लोगों के जीवन पर प्रभाव। अब बेटा आप समझ रहे हैं, जब उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने वनों का दोहन अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ऐसी किसी भी गतिविधि पर भारतीय समाज की वहां पर
रोक लगा दी। जो लोग वन क्षेत्र के अंदर रहते थे, जो वनों से अपनी जीविका चलाते थे, जिनका जीवन वनों के ऊपर निर्भर था, उनको उस क्षेत्र से हटाकर बाहर स्थापित कर दिया गया। ठीक, उनके विरुद्ध कानून तय कर दिए गए। वो लोग अगर वन क्षेत्र में जाते थे तो उनको पास लेना होता था और उस पर समय निर्धारित किया जाता था। उतने समय तक ही आप लोग कहाँ रह सकते थे, उस क्षेत्र के अंदर रह सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर उनको अपना उपयोग करना है तो कुछ पास के आधार पर अगर आपको आगे कुछ समय लेना था तो अधिकारी या कर्मचारियों को आपको क्या करनी पड़ती थी, घूस देनी पड़ती थी। तो भारतीय जो लोग थे, जो वनों के ऊपर निर्भर थे, जिनको ईंधन, ठीक, पशुओं के लिए चारा और औषधियां अन्य वनों से प्राप्त होती थी, उनके सामने संकट पैदा होने लगा। और वन मानव के एक साथ बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। रस्सी बनाने के लिए ठीक भी वहाँ पर पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप बोतल के रूप में जिसमें पानी इकट्ठा करते हैं, उसके लिए भी आपको प्राकृतिक चीज़ें मिल सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं वन के द्वारा क्या होती थी, पूरी होती थी। उनका जीवन वनों के ऊपर निर्भर था, लेकिन इन अधिनियम, इन कानूनों के द्वारा उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि अधिनियम बनाया गया। अधिनियम का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए। साथ ही साथ ब्रिटिश ने ये भी कहा था कि इसमें सजा का भी प्रावधान है, अगर लोग उसको नहीं मानेंगे तो हम लोग सजा का भी इसमें प्रावधान रखेंगे। तो जब अधिनियम बनाया गया तो उसके बनने से जो लोग उस क्षेत्र में रहते थे, जिनका जीवन वनों के ऊपर निर्भर था, उनके सामने संकट आने लगा। क्या संकट, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। वो सारी चीजें अब सरकार की नजर से गैर कानूनी हो गई। क्यों? क्योंकि वो आरक्षित क्षेत्र बन गया। वहां हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं जा सकते। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होता था कि उनसे घूस ऐंठते थे। यदि कुछ लोग वनों से ऐसी वस्तुओं को चुराते हुए पकड़े जाते थे तो उनको सजा के साथ साथ उन वन रक्षकों की दया के ऊपर भी निर्भर होना पड़ता था। वो उनकी दया के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करते थे कि वो उनसे घूस लेकर उनको छोड़ भी सकते थे, उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती थी। अब वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये वन अधिनियम बना दिया गया, उसके बन जाने से जो लोग खेती करते थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो वन अधिनियम वन अधिनियम का खेती पर प्रभाव, ठीक, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। वन क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते थे जिनका जीवन वनों पे आधारित था, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते थे? इन क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वो खेती की एक विशेष पद्धति को प्रयोग करते थे, जिसको हम झूमी खेती के नाम से या झूम खेती के नाम से जानते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। अब झूम कृषि की विशेषता क्या होती है, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे। झूम खेती वनों को साफ करके की जाती है।
वन को साफ करके मतलब वन क्षेत्र को साफ करके, वहां से जो वन क्षेत्र होता है उसको